Question number 11. The process of formation of RBC is called leukopoiesis, thrombopoiesis, erythropoiesis, none of these. So इसका करेक्ट आंसर होगा erythropoiesis. ल्यूकोपोइएसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ WBC, थ्रोम्बोपोइएसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, एरिथ्रोपोइएसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ RBC. सो इसका करेक्ट आंसर होगा एरिथ्रोपोइएसिस. क्वेश्चन नंबर 12. यूनिवर्सल डोनर इज ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी A, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी B. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए O. आपने सुना होगा AB सर्वग्राही, O सर्वदाता, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. और हाँ, अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे आप जाकर के देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 क्लियर होते चलें. उसमें 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 13. यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज ऑप्शन ए O, ऑप्शन बी A, ऑप्शन सी AB, ऑप्शन डी P. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी AB. AB सर्वग्राही, O सर्वदाता, इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी AB. क्वेश्चन नंबर 14. CO2 is transported by iron, हीम, ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन. CO2 किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन. CO2 हीमोग्लोबिन से लूजली बाइंड होकर के कार्ब अमीना हीमोग्लोबिन बना लेती है. बची हुई 7% CO2 प्लाज्मा में डिजॉल्व होती है, जो प्लाज्मा द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है. 15. RBC सिंथेसिस इन विच पार्ट ऑफ बॉडी. RBC कौन से पार्ट में, बॉडी के कौन से पार्ट में सिंथेसिस होती है? RBC का निर्माण बॉडी के कौन से पार्ट में होता है? बोन मैरो, स्प्लीन, लीवर, ब्रेन. इसका करेक्ट आंसर होगा बोन मैरो. हड्डी के अंदर बोन मैरो 2 प्रकार के होते हैं, येलो बोन मैरो, दूसरा तो रेड बोन मैरो. तो RBC का निर्माण रेड बोन मैरो से होता है. स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. स्प्लीन क्या करता है? ओल्ड और डैमेज्ड RBC को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है तथा उसे रिमूव कर देता है. उससे बचने वाले कंपोनेंट को शेव कर लेता है. अब यही बची मरी हुई या डेड RBC ये क्या करती है? लीवर में जाती है. और लीवर में एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं कुफ्फर सेल्स. वो क्या करती हैं? इसे फाइगोसाइटोसिस के द्वारा इसे इनगल्फ कर लेती हैं, मार देती हैं, हटा देती हैं. अब आता है आपका ब्रेन. ब्रेन क्या होता है? वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये नर्वस सिस्टम का मुख्य पार्ट होता है ब्रेन. ब्रेन पूरा हमारे शरीर को कंट्रोलिंग करने का काम करता है, पूरे शरीर को, इसलिए इसे मास्टर कहते हैं, मास्टर ऑफ बॉडी. ये पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 16. ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी स्प्लीन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्प्लीन. स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBC. इसमें क्या करता है? ये RBC को रिकॉग्नाइज करता है, ओल्ड और डैमेज्ड RBC को. तो ये क्या करता है? उसको रिमूव कर देता है. रिमूव करने के बाद में उसमें जो कंपोनेंट बचे हैं जैसे आयरन वगैरह उसे सेव कर लेता है, बाकी ये लीवर की तरफ भेज देता है. अब लीवर क्या होता है? लीवर तो अभी हम आपको बता ही चुके हैं, किडनी भी बताया. थाइमस क्या होती है? थाइमस होती है ये थायराइड ग्लैंड के नीचे वेंट्रल एओर्टा के राइट साइड में स्थित होती है, चेस्ट में. इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम. इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम. बोन मैरो में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है. बी लिम्फोसाइट ये क्या करती है? बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं. जो टी लिम्फोसाइट होती हैं ये क्या करती हैं? हमारी ब्लड वेसल्स में जाती हैं, उसके बाद में ये जाती हैं थाइमस में ये मैच्योर हो जाती हैं. अतः इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 17. परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल इन WBC. इसका करेक्ट आंसर होगा 60 to 65%. WBC का सबसे मेजर पार्ट यही बनाती हैं. 60% to 65%
न्यूट्रोफिल्स होती है, ये WBC का मेजर पार्ट बनाती है। और सबसे कम लीस्ट अमाउंट में होती है कौन सी? बेसोफिल। बेसोफिल सबसे लीस्ट अमाउंट में होती है। मोनोसाइट्स जो होते हैं ये 6 to 8% होती हैं ब्लड में। मोनोसाइट 6 to 8% होती हैं। लिम्फोसाइट 20 to 25% होती हैं। और सबसे कम होती है आपकी बेसोफिल और सबसे ज़्यादा होती है आपकी न्यूट्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर? ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है? ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ग्लोब्यूलिन है, ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है ग्लोब्यूलिन। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और एल्ब्यूमिन रिस्पॉन्सिबल होती है आपके ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस बनाए रखने में। ये क्या करती है? ब्लड वेसल्स में वाटर को रिटेन बनाए रखती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में मतलब ब्लड कोगुलेशन में, रक्त का थक्का जमने में ये इनका विशेष रोल होता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे होते हैं जैसे Ca++ कैल्शियम आयन, दूसरा होगा फाइब्रिनोजन हुआ, तीसरा होगा प्रोथ्राम्बिन हुआ, ये सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस डिफेंस मैकेनिज्म? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन तीन प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन को एंटीबॉडी भी कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल आर प्रेजेंट लीस्ट अमाउंट इन WBC? कौन सी सेल है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल है जो WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? मोनोसाइट, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। इसका करेक्ट आंसर होगा बेसोफिल सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। इसका परसेंटेज होता है 0.5 to 1%। सबसे ज़्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल, इसका परसेंटेज होता है 60 to 65%। और इओसिनोफिल होती हैं 2 to 3%। मोनोसाइट होते हैं 6 to 8% होती है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है न्यूट्रोफिल की, सबसे कम परसेंटेज होती है बेसोफिल की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसोफिल।